ससी साहबा, ज़ाहिर है हुकूमत इस वक्त बहुत ऑप्टिमिस्टिक है कि शौकत तरीन साहब इस मईशत को लेकर आगे चलेंगे और एक बेस बना दी है अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने, और अब आकर उसको आगे बढ़ाने की एक स्टेप आगे लेकर चलने की ज़रूरत है। तो वो उसके लिए शौकत तरीन साहब बड़े मौजूद शख्स हैं और माजी में आपके लिए, आपकी गवर्नमेंट के लिए वो परफॉर्म करते रहे। देखिए, जो भी इनकी टीम है उस पर तो हर दूसरा बंदा पिछली गवर्नमेंट से ही आपको मिलेगा, और वैसे भी ओवरऑल आप देख रहे हैं इनकी नेपोटिज्म वाली कैबिनेट को, तो उसमें पीटीआई के असल लोग कम और दूसरे लोग मिलेंगे, और पीटीआई के लोग ही उनसे जो है वो नाला नजर आते हैं। अब जो यानी कोई भी वजीर कोई गलती कर ले तो उसको भेजा जाता है छुट्टी पर, फिर आ जाता है पोर्टफोलियो चेंज। अब देखिए, मैं मुख्तसरन ये कहूँगी, मैंने पहले भी तफसील से मुआशी चीज पर बात की, शौकत तरीन साहब की आज की जो है उस पर बात की। ये जो मुआशी इतनी पॉलिसी कमजोर रही है शुरू से कि अब जो नई टीम आएगी उसकी पॉलिसी मेकर्स जो है उसके लिए पहले से ही चैलेंज बनी हुई है ना। अब जो है आमतौर पर कीमतों की तलब और रसद की पॉलिसी को किसी न किसी तरह से यानी एक कंट्रोल करने का निजाम हर हुकूमत के पास होता है, मजबूत या कमजोर। लेकिन अगर आप इक़्तिसादी पॉलिसीज का कंट्रोल बैन अक़वामी इदारों के पास हो और हुकूमत जो है आमदनी से ज्यादा खर्च करे, और फिर हमने देखा कि जो भी आपके है वीट हो, आपके टमाटर हो, आपके आलू हो, आपके चीनी हो, आपकी जो भी चीजें हैं वो बाहर से आ रही हैं, फिर आप समझ सकते हैं कि इक़्तिसादी जो मुआशी आपकी जो है पॉलिसीज कैसे काम कर रही होगी। यानी मुल्क में जो है वो सबसे ज्यादा ये खसारा जो है व्यापार के हवाले से है, उसमें आप देखें कि उसमें जखीरा करने वाले ब्लैक मार्केटिंग वाली माफियाओं का राज है, जिसके लिए कोई भी एक्शन ठोस दावे बड़े किए गए, वो किया गया। अब मैं आती हूँ इस हवाले से कि अपोजिशन, बिल्कुल मुझे अभी भी याद है कि अपोजिशन की तरफ से मुआशी मामला के हवाले से तो एक तरफ नैब वाला भी मामला चल रहा था, वो बिल्कुल एक टूल की तरह अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, विक्टिमाइजेशन है, वेपन है। तो उसमें आप देख लें कि जब अपोजिशन के लोग आए और शहबाज शरीफ साहब लीडर थे और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो ऑफर की थी उन्होंने मिसाक मईशत की, शहबाज शरीफ साहब ने सबसे पॉलिसी उसका न सिर्फ बयान किया, उसको पूरा प्रोसीजर वो आगे ला के रखा उन्होंने, कमेटी से रिकमेंडेशन थी, लेकिन क्या देखा, पार्लियामेंट को ताले लग गए और उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। सुनवाई जब न हो, आप जो है हल निकालते हो, आप अपनी मुआशी टीम पर भी जो है निसार न कर सक रहे हो। तो जो मैंने पहले फैक्टर्स और एलिमेंट सारे आपको बयान किए, उसमें तो आप देख लें ना, अब उसमें आदाद शुमार पे आएंगे तो वो तो बहुत बड़ा एक गोरख धंधा बन जाएगा। बजट में भी लास्ट टाइम जो हमने रिकमेंडेशन की थी, आपने देखा उसमें एक उनके खुद के मेंबर्स खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर के हवाले से जो हमारी रीढ़ का हड्डी की तरह काम करती है उसकी आप प्रोडक्शन उसमें देख लें आप, उसमें उन्होंने आपसे पता है कि उनके खुद के उनके सदरन पंजाब, इवन सेंट्रल पंजाब, सिंध से और बलूचिस्तान से उन लोगों ने उत्तर कहा कि भाई खुदा के वास्ते हम ठीक है, लेकिन अब आबाददार हमें पता है कि जो है आपके पॉलिसीज वो नहीं, इस मईशत की बदहाली का जिम्मेदार हुकूमत जिसको करार देती है, जरा उनसे भी जवाब ले लूँ। माली परवेज साहब, ज़ाहिर इसहाक डार साहब हुकूमत के मुताबिक उस जगह पर मईशत को छोड़कर गए थे कि वो सुधारते सुधारते 3 साल का अरसा गुजर गया, अब जाकर ये मईशत मुस्तहकम हो रही है और अब आगे चलकर इसने दौड़ना है। अब आप लोग के एतराज़ात अब ख़त्म होने चाहिए कि अगले 2 साल दें इस हुकूमत को और शौकत तरीन साहब की कारकर्दगी को फिर जांचिएगा, आवाम भी जांचेंगे। बाब साहब, मैं तो मईशत के ऊपर बड़ा डिटेल से पहले भी बात कर चुका हूँ, पर मैं आपसे जो मुदबाना गुजारिश करूँगा वो ये है कि कंवल साहिबा की कम अज़ कम शौकत तरीन साहब के साथ तो एक मीटिंग ज़रूर अरेंज करवा दें, बिकॉज आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत की मिसालें देते रहे, और जिसकी तरफ मैंने आपसे इशारा भी किया कि टैक्स टू GDP रेशियो 12.5% था, जो गिर के आज 10% के ऊपर आ गया है। अब उन्होंने चंद बातें की, मैं आपको बता दूँ। उन्होंने कहा कि जी अब रिजर्व्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं कि हम चाहते हैं कि हम लोगों की खिदमत कर सकें। गुजारिश ये 2-3 बिलियन डॉलर से रिजर्व्स बढ़े हैं, और माशाल्लाह जो हमारे फॉरेन लोन्स हैं वो 95 बिलियन डॉलर के ऊपर हम इनको दे के गए थे, और आज 115 से 120 बिलियन डॉलर के दरमियान है। तो आप खुद उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माशाल्लाह ये कितने काबिल हैं। और जो ओवरऑल मुल्क के कर्जे हैं उसके ऊपर मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दे दूं कि मियां नवाज शरीफ साहब की 3 हुकूमतें, उसके अंदर जो उन्होंने काम किए वो तो एक साइड के ऊपर, पर उन 3 हुकूमतों का कर्जा आप एक साइड पे कर लें और इमरान खान साहब के पिछले 3 साल का एक साइड पे कर्जा कर लें, तो आपको ये देख के परेशानी होगी
کہ پچھلے 3 سالوں میں جس سپیڈ پہ ہم نے قرضے لیے ہیں وہ ایک حیران کن رفتار تھی، اور اس کے باوجود اور جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فلاح کا کوئی کام نہیں کیا، لوگوں کو مہنگائی سے مار دیا، پیٹرول کے اوپر 30 روپے PDL لگا دیا اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا، کسی جگہ کے اوپر کوئی اینٹ نہیں لگائی فلاح کے لیے، تو آپ اس کے اوپر اپنی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، تو میری تو وہ سمجھ سے باہر ہے۔ اب جو بات انہوں نے کی کہ جی آپ انڈیکیٹرز کے اوپر معیشت کے آ جائیں، دیکھیں انہوں نے بالکل ٹھیک کہا، جو 2-3 بڑے بیرومیٹرز ہیں ان کے اوپر ہمیں گیج کرنا چاہیے۔ ایکسپورٹ کی تو میں نے صورتحال آپ کو اپنے پہلے سیگمنٹ پہ بتا دی۔ اب جو انہوں نے بات کی کہ جی نوکریوں کی ریل پیل شروع ہو گئی ہے، ارباب صاحب میں آپ سے چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، اگر ملک کے اندر نیگیٹو گروتھ ریٹ ہے تو امپلائمنٹ کس طرح جنریٹ ہو رہی ہے آپ مجھے بتا دیں۔ جو میری جہاں تک حساب اور سٹڈی کہتی ہے اس میں ہر 1% آف گروتھ کے پیچھے 4-5 لاکھ نئی نوکریاں کریٹ ہوتی ہیں، اور ہم اگر 6% کے اوپر ان کو معیشت دے کے گئے تھے تو 6 کو 4 سے ضرب دے دیں۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کی یہ بات کرتے ہیں نا کہ ٹیکسٹائل سیکٹر میں بہت بوم آیا ہے ان کے دور میں، وہ چل رہا ہے، اور ایکسپورٹس ٹیکسٹائل کو لے کر خاص طور پر بہت زیادہ بڑھی ہیں۔ اب ٹیکسٹائل کے اوپر دیکھیں، میں خود ایپٹما کا چیئرمین رہ چکا ہوں، میں آپ کو ٹیکسٹائل کی بھی صورتحال بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں میں نے آپ سے بتایا کہ اس کا سب سے بیسک جو را مٹیریل ہے وہ کاٹن ہے، اس کی کراپ جس رفتار کے ساتھ اس سال فیل ہوئی ہے وہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا، 60 لاکھ گٹھری بھی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ ہماری ٹیکسٹائل کی جو صنعت ہے اس کا سائز ہی اتنا سا ہے ارباب صاحب، $800 بلین کی یہ انڈسٹری ہے۔